राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे इंडियन इकोनॉमी में तीसरा दम में आज हम लोग देखने वाले फिस्कल पॉलिसी या फिर राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ना जो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो टैक्स रिलेटेड रहेंगे, इसलिए मैं आप लोग को ना पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिस्कल पॉलिसी या फिर राजकोषीय घाटा क्या, राजकोषीय नीति क्या होती है। हम लोग जब कभी भी अगर ऐसी नीति के बारे में बात करें जो कोई, जैसे राजकोषीय में क्या आता है, राज आता है, तो राज करने के लिए राज, और यहाँ पर क्या है, कोषीय। कोषीय कोष मतलब क्या होता है, जिसमें पैसा रखा जाता है, वो हमारा राजकोष हो जाता है। तो पैसे के प्रबंधन के लिए जो हम लोग नीतियां अपनाते हैं उसको बोल देंगे हम लोग राजकोषीय नीति। अब इसमें ना हमारे पास ना एक मेजर चीज आने वाला है जो टैक्स है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च होगा, कैसे कैसे खर्च होगा, उसका भी विवरण करेंगे। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कितना कितना पैसा आएगा, उस बात का भी विवरण करेंगे। हमारे पास जो इनकम होगा, जो हमारी आय होगी, आय होगी दो टाइप से होगी। एक तो हमारे पास टैक्स से आएगी और एक आएगी हमारे पास नॉन टैक्स इंस्ट्रूमेंट से आएगी। ठीक है, तो कुछ या तो कर से आएगी और कुछ गैर कर से आय होगी। ठीक है, तो इसको कर योग्य आय बोलते हैं और इसको गैर कर आय बोलते हैं। तो ये जो टैक्स होता है ना, ये टैक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऐसा टैक्स जिसको हम लोग डायरेक्टली किससे हम लोग प्राप्त हो रहा है या फिर किसी के ऊपर हम लोग डायरेक्टली इम्पोज कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर किसी को, जैसे अगर मेरे ऊपर इनकम, अगर मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ तो उसका पैसा का प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ेगा, मैं ही अपनी जेब से निकाल के दूंगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे हम लोग कुरकुरे लिए, कुरकुरे का पैकेट लिए, कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का, हम लोग दुकानदार को सीधे 10 रुपए दिए और हम लोग चले गए। अब टैक्स हम लोग दिए क्या, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उसमें टैक्स लेगी, तो उसका टैक्स कौन दिया है, कंपनी दे चुकी है। कंपनी पहले से ही दे चुकी है, उसको पता था कि मेरे कस्टमर मेरे को दे देगा टैक्स, तो फिर वो क्या कर दी, वो पहले से ही गवर्नमेंट को दे दी। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं दिए, इनडायरेक्टली दिए, तो ऐसे ही टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स या फिर अप्रत्यक्ष कर। और नॉन टैक्स क्या होता है, जो ऐसा आय जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे टैक्स के अलावा किसी अन्य स्रोतों से हम लोग को आय होगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन टैक्स इनकम या फिर गैर कर आय। अब जो हम, ये हो गया हमारे इनकम का सोर्स हो गया। अगर हम लोग आउट गोइंग की बात करें, ठीक है, इनकम के बाद फिर अगर हम लोग बात करें एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर या फिर हमारे पास व्यय की बात करें, तो ये दो टाइप का व्यय होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कैपिटल इन, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग गैर पूंजीगत, नॉन कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कैपिटल को ही हम लोग बोलते हैं राजस्व व्यय। तो ये कैपिटल या फिर पूंजीगत व्यय क्या होता है, ऐसा व्यय जो हम लोग पूंजी जनरेट करने के लिए हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय। जैसे गवर्नमेंट मान लेते हैं कोई ऑडिटोरियम बनाई, अब ये क्योंकि गवर्नमेंट का ऑडिटोरियम है, तो फिर यहाँ पर अलग अलग जो भी वहां पर अपना वहां पर फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता है, वहां पर ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब जब वहां पर फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा तो गवर्नमेंट को उसका कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, तब आप ऑडिटोरियम को यूज कर सकते हो ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे अगर मैं गया, मेरे को कोई फंक्शन कराने वहां पर, और मैं वहां पर उसको पैसा दिया और वहां पर फंक्शन करवा लिया हम लोग, तो जो पैसा दिए है ना, वो तो इसकी आय हो गई, ये पैसा लगाया उससे जो आय हो गई, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कैपिटल। और ये वाला जो पैसा रहेगा ये किसी टैक्स से नहीं आया, तो ये किससे आया बोल सकते हैं इसको, नॉन टैक्स इनकम है ये। तो ये, या फिर हमारे, तो ये खर्च जो हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए तो खर्च किए ना, ऑडिटोरियम बनाने के लिए खर्च किए, हम लोग इस टाइप से खर्च किए कि उससे हम लोग को बाद में और पैसा मिले। तो ऐसा सारा का सारा खर्च क्या कहलाएगा, पूंजीगत व्यय या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा जितने भी आ जाते हैं वो सारे के सारे गैर पूंजीगत व्यय के अंदर शामिल हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग सैलरी पे किए, हम लोग पेंशन पे किए, तो हम लोग को देना ही देना है और उससे कोई पैसा वापस आएगा ऐसा नहीं है। तो वो सारे के सारे जो सैलरी हो गया, पेंशन का पैसा हो गया, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, गैर पूंजीगत व्यय में शामिल हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के प्राथमिक उपकरण है, प्राइमरी टूल्स कौन कौन से हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मनी सप्लाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड बैरियर्स।
हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड टैक्सेशन। ठीक है, अभी हम लोग बात किए दो चीज के ऊपर ही बात की है, एक्सपेंडिचर की बात की है और हम लोग टैक्स की बात की है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए उसी चीज को उनको प्राइमरी हम लोग इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। अगला है हमारे पास, राजकोषीय नीति मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है भाई? तो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ? सेंट्रल बैंक नहीं बनाता। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नेशनल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो वित्त मंत्रालय है वही बनाता है फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई भी नहीं बनाएगा, सेबी भी नहीं बनाएगा, इरडा भी नहीं बनाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक राजकोषीय नीति के विकास से कौन सा अर्थशास्त्री सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ठीक है, जॉन मिनार्ड किन्स और मिल्टन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास चारों हैं, चारों ही हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े महान हस्ती हैं। तो हमारा जो अभी वर्तमान मॉडल देखते हैं हम लोग, जॉन मिनार्ड किन्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। किन्सियन अवधारणा भी बोलते हैं इसी को ही, और इसी को ही बोलते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संतुलित बजट तब होता है जब, कब होता है संतुलित बजट, किसको बोलेंगे? जब हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए या फिर लगभग बराबर हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड बजट। तो हम लोग का क्या है यहाँ पर, क्या क्या दिया है? टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स, बढ़ गया है बोल रहे हैं, खर्च अधिक हो बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुल खर्च कुल राजस्व से ज्यादा बोल रहे हैं, ये बराबर हो बोल रहे हैं। कुल राजस्व जो है कुल खर्च के बराबर जब हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस्ड बजट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, संकुचनकारी राजकोषीय नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर जब हम लोग पैसे का फ्लो को ना यहाँ पर रोकने का कोशिश कर रहे हैं तब के केस में, ठीक है, उसका नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन कम करना, क्योंकि मार्केट में अगर पैसा ज्यादा है उसको अगर हम लोग कम करने की कोशिश करें तो क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है? टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड नहीं, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, टू कॉम्बैट हाई इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विस्तारवादी राजकोषीय नीति का इस्तेमाल आमतौर पर बिजनेस साइकिल के किस चरण में किया जाता है? तो हमारे पास, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक्सपेंशनरी का हम लोग यूज कब करते हैं? जब वो पीक पे होता है तब, एक्सपेंशन पे होता है तब, रिसेशन पे होता है तब, या फिर बूम में रहता है तब। तो हम लोग का जब कंपनी माइनस में चलते रहते हैं, रिसेशन में चलते रहते हैं, उस टाइम पे कंपनी इस्तेमाल करती है। और अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो कंट्री भी रिसेशन के टाइम पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है। तो अगर ये पूछा जाए कि सामान्य स्थिति में जो गवर्नमेंट है एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्यों नहीं अपनाती है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा, अगर गवर्नमेंट सामान्य स्थिति में भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना ले तो वहां पर हम लोग को दिखाई देगा कि इन्फ्लेशन बहुत बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहां पर उस टाइम पे संतुलित चलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर का उदाहरण है? ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर मतलब जो आसान, मतलब अपने आप जो क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको, उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? न्यू लॉ पास्ड टू बिल्ड अ हाईवे, हाईवे बनाएंगे तो फिर पैसे निकलेगा, तो फिर वहां पर एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट, अ वन टाइम टैक्स रिबेट चेक, ये गलत हो जाएगा। चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज करने से भी नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो फिर वहां पर हम लोग का क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास, अगर सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम करती है तो इसका उदाहरण है क्या चीज? अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दी, अगर कंपनी को कम टैक्स देना पड़ रहा है तो फिर वो क्या करेगी? उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो जाएंगे। अगर उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं तो वो खर्च करेगी, और खर्च करेगी तो फिर क्या होगा? इससे एक्सपेंशन होगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बहुत सारा, जैसे पर्टिकुलर ये देश के हिसाब से भी हो सकता है, और अगर हम लोग कंपनी के हिसाब से बात करें वहां पर भी हो सकता है। अगर किसी देश में लगातार फंडिंग आ रही है, डोमेस्टिक फंडिंग आ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है, तो क्या होगा? जो हमारा कंट्री है ना वो लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार है तो उसको हम लोग, मतलब हम लोग का इकोनॉमी आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर वहां पर जो भीड़ है, जो इन्वेस्टर्स की भीड़ अगर कम हो जाए, क्राउड जो है बाहर निकल जाए, तो उसी को बोलेंगे हम लोग
क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग ड्यू टू लोअर टैक्सेस, टैक्स कम कर दिए तो हम लोग का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। हाई गवर्नमेंट बोरोइंग लैंडिंग टू हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा सरकारी उधार से ब्याज दरें बढ़ना, ब्याज दर बढ़ रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही बात, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कमी होगा, अभी बताया मैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला पंप प्राइमिंग, ठीक है, पंप प्राइमिंग के बारे में बोल रहे हैं। तो रिड्यूसिंग द मॉनेटरी सप्लाई टू स्टॉप इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इंटेंडेड टू स्टिमुलेट अ लार्जर प्राइवेट रिकवरी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, लार्जर रिकवरी के लिए क्या करेगा, जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा सरकार जो है खर्च कर रहे हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना, नहीं, ब्याज दरें बढ़ाने से वहां पर वो नहीं होता, इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए सरकारी संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बजटीय घाटा। बजटीय घाटा कब होगा, जब बजट में हम लोग को घाटा दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे जितने इनकम हो नहीं रहा है उससे ज्यादा हम लोग खर्च कर दे रहे हैं, तब उसको घाटा बोलेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, टैक्स से होने वाली कमाई खर्च से ज्यादा हो, ठीक है, टैक्स खर्च टैक्स, ठीक है, से होने वाली कमाई से ज्यादा हो, खर्च जो है टैक्स से कमाई से ज्यादा है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, टैक्स ज्यादा है, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, इसमें बोल रहा है टैक्स रेवेन्यू कम है, उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं और पैसा कम कमा रहे हैं, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे को विशेष रूप से परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, जो हमारा राजकोष है ना, पूरी तरह से हमारा जितना हमारा इनकम है, जितना एक्सपेंडिचर है, उन सब को हम लोग मिलाते हैं, तो फिर वही हमारा राजकोषीय नीति है, जैसा कि मैं पहले डिस्कस किया। तो अगर राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो क्या होगा, जितना हम लोग टोटल सम के तौर पे देखते हैं, जितना हम लोग हमारे पास इनकम हो रहा है और जितना एक्सपेंस हो रहा है उसके बीच का डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो फिर वो क्या होगा, हमारा राजकोषीय घाटा होगा। कुल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, ठीक है, बोरोविंग्स को हटा लेंगे, तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट की गणना किस प्रकार की जाती है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स और टोटल डेट या जीडीपी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो फिस्कल डेफिसिट होता है हमारे पास, राजकोषीय जो घाटा होता है, उसमें से अगर हम लोग ब्याज भुगतान को माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसी को ही बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हमारे पास, अगर कोई सरकार कई सालों तक बजटीय घाटे में चलती है तो राष्ट्रीय कर्ज क्या होगा। अगर बहुत टाइम तक लगातार घाटे में चल रही है, इनकम हो नहीं रहा है, बस एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो सरकार का पैसा, सरकार के पास क्या होगा, पैसा कम होते जाएगा, तो डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ते जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 2 3, यहाँ पर थर्ड में क्या दिया है, इट इंक्रीजेस, घाटा क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला है हमारे पास, अगर कोई सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है, जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है, तो वह आमतौर पर इस कमी को ऐसे पूरा करती है, कैसे पूरा करती है, प्रिंटिंग मोर मनी, गलत, ये सबसे घाटे का सौदा होता है। सेलिंग गोल्ड रिजर्व्स ओनली बोल दिया, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बेच सकता है। इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और क्या बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग द टैक्स रेट, ठीक है, खर्च ज्यादा कर रही है तो फिर हम लोग कमी को कैसा पूरा करेगा, ठीक है। तो इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ना क्या बोलते हैं, इशू कर देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करेगा तो लोग खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, ऐसी टैक्स प्रणाली जहां आय बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ता है। जब इनकम बढ़ रहा है, इसको समझ लेते हैं, इसको हम लोग टैक्स वाले सेक्शन में और देखेंगे। इनकम बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ रहा है लेकिन टैक्स कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेशन। और एक अनुपात में जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आय बढ़ रहा है उसके साथ टैक्स भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास,
प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे अप्रत्यक्ष कर माना जाएगा? सॉरी, प्रत्यक्ष कर। जीएसटी, ये तो हम लोग डायरेक्ट पे नहीं करते, इसको दुकानदार लोग पे करते हैं, और भले हम लोग के नाम पे होता है। जीएसटी में जो हम लोग का जो वस्तु वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हम लोग उसको पे नहीं कर रहे होते हैं, उसको कंपनी और जो होलसेलर है, जो सर्विस प्रोवाइडर, वो करते हैं। चलिए अगला हमारे पास एक्साइज ड्यूटी, ये भी हम लोग पे नहीं करते। पर्सनल इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स को हम लोग पे करते हैं, इसीलिए वो क्या है, हमारे पास एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, रिग्रेसिव टैक्स क्या है? रिग्रेसिव टैक्स वह होता है जिसमें ज्यादा इनकम वाले लोग अपनी इनकम का ज्यादा प्रतिशत देते हैं, रिग्रेसिव कम देते हैं, तो कम इनकम वाले लोग ज्यादा, ठीक है, कम इनकम लेकिन ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, सरकार के लिए गैर राजस्व में शामिल है, गैर राजस्व, ठीक है, गैर राजस्व कर, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या शामिल है? कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और सेल्स टैक्स। तो डिविडेंड, जो क्या बोलते हैं लाभांश है, सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, वह शामिल होता है हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति मतलब जो हमारे पास एक कैपिटल रिसिप्ट, जैसे मैं बताया, एक ऑडिटोरियम स्टैब्लिश किया, उसमें जो खर्चा है उसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय, और उसमें से जब इनकम होते जाएगा तो उसको बोलेंगे हम पूंजीगत आय। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स कलेक्शन नहीं, रिकवरी ऑफ लोन्स, हाँ, जब हम लोग लोन्स को रिकवर करते हैं, जैसे हम लोग लोन दिए 10,000 का लोन दिए, लेकिन जब हम लोग को वापस मिला ना तो 15,000 मिला, तो हम लोग को 5,000 एक्स्ट्रा मिला, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। एन इनिशियल इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स लीड टू, जो इनिशियल जो है, ठीक है, शुरुआती बढ़ोतरी से सरकारी खर्च में जो शुरुआती बढ़ोतरी होती है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? इक्वल इंक्रीज इन टोटल नेशनल इनकम, नहीं। कुल राष्ट्रीय आय में छोटी बढ़ोतरी, नहीं। राष्ट्रीय आय में कुल मिलाकर बड़ी बढ़ोतरी, हाँ, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा, ओवरऑल हम लोग को वहां पर इंक्रीमेंट दिखाई देगा नेशनल लेवल पे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिस्कल ड्रैग का वर्णन करते हैं। फिस्कल ड्रैग क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इज टू स्लो टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी, नहीं। फिस्कल ड्रैग क्या होता है? व्हेन इन्फ्लेशन मूव्स टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है, जब ना कोई ऐसा पर्सन जो अभी टैक्स देने की कैटेगरी में नहीं आया लेकिन नया नया ट्रैक में आ चुका है, क्योंकि वहां पर लगातार उसको क्या हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है, उसके कारण भी बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण वो पहले टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता था लेकिन अब टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हमारे फिस्कल ड्रैग में वो आ चुका है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन refers to combining different types of taxes into one, नहीं। Policies aimed at reducing government deficits and debt accumulation, ये हमारा राइट आंसर होगा। सरकारी घाटे और कर्ज जमा होने को कम करने का के मकसद से बनाई गई नीतियां, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के विकास व्यय का हिस्सा नहीं है? विकासात्मक व्यय का हिस्सा नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, नहीं, ये विकासात्मक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ये भी विकासात्मक है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इंटरेस्ट पेमेंट, और हमारे पास क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, ये तीनों ही जो है ना हमारे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर हम लोग डिफेंस इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला नंबर है हमारे पास, अगर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी जो है 0.8 है तो सैम्पलिंग मल्टीप्लायर क्या होगा? तो हमारे पास 2, 4, 5 और 10, तो हमारा राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। इस बात को ठीक है, इसको हम लोग जो टैक्सेशन वाले में वहां पर भी बहुत अच्छे से देखते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, लेफर कर्व।
लेफर कर्व, लेफर का कर्व क्या चीज को बताता है, ये हमारे पास ना टैक्स, ठीक है, टैक्स और टैक्स रेवेन्यू के बीच का संबंध बताते हैं। ये हमारे टैक्स, ये टैक्स रेट है, ठीक है, इस साइड से हम लोग टैक्स रेट बता रहे हैं और ये हमारे पास रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, ये इस साइड से टैक्स बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये क्या चीज को बताता है, लेफर कर्व क्या बताता है कि अगर हम लोग ना टैक्स को ना लगातार 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 बढ़ाते जाए ना, तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता जाता है, ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ना अगर ना हम लोग टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, तो लोग फिर ना टैक्स देने के लिए ना अच्छे तैयार नहीं होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो टैक्स चोरी लगातार लगातार अगर बढ़ जाए ना, तो हम लोग को जो रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई देती है ना, वो लगातार लगातार कम होती चली जाती है। यही हमारा लेफर कर्व बताता है। तो किसको किसको बता रहे हैं, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच के संबंध को बता रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला नंबर आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राजस्व प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल हमारे जनरेट करने का काम करते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएंगे। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब क्या है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, हमारे पास जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम लोग ग्रांट्स जो मिला है उसको अगर हम लोग माइनस कर दें, तो हमारे पास जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या फिर प्रभावी राजस्व घाटा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, इनको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट कौन सा इन सब में बोल रहा है, वेजेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नहीं, ये तो वेज है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। पेमेंट ऑफ अ न्यू फाइटर जेट, ये तो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नहीं सॉरी, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हमारे पास सोशल सिक्योरिटी और ओल्ड एज पेंशंस, ये ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग अभी महतारी वंदन योजना देख रहे हैं, तो महतारी वंदन योजना में क्या होता है, गवर्नमेंट सीधा सीधा पर्टिकुलरली किसी क्षेत्र के विकास के लिए, विस्तार के लिए सीधे सीधे बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर कर दे, तो उसी को बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर पेमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और आज की लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मंदी के दौरान टैक्स कटौती का क्या असर होता है। अगर हम लोग टैक्स कम कर दे, मंदी चल रहा है उस टाइम पे अगर टैक्स कम कर दे तो क्या होता है, लोग, क्योंकि टैक्स कम हो गया तो लोग खर्च ज्यादा कर पाएंगे, अगर खर्च ज्यादा होगा तो इससे हम लोग को बेनिफिट ही होने वाला है। तो किस टाइप का बेनिफिट होता है, इससे खर्च करने लायक इनकम कम हो जाती है, कम नहीं होगा भाई, बढ़ेगा। इट इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड, और क्या बोलते हैं, इट डिक्रीजेस द बजट डेफिसिट, इट शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। हमारा राइट आंसर होगा ये इंक्रीज कर देगा एग्रीगेट डिमांड को लगातार लगातार बढ़ा देगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।